Hello, friends. In this series, we will start with the topic New Centers of Power. New Centers of Power जो है वो सेकेंड टर्म में फर्स्ट बुक का टॉपिक है और in this especially video we will focus on Israel. Israel is a small country in Southwest Asia और इज़राइल का जो टॉपिक है ये recently added है for which you will not get a material in your NCERT. तो NCERT की बुक में इसका मटेरियल नहीं है, इसके लिए आपको CBSE ने रिजल्ट जो सिलेबस है उसी में आपका एक रिसोर्स मटेरियल ऐड किया है। सो उस रिसोर्स मटेरियल में आपका जो पैराग्राफ है इज़राइल के ऊपर उसमें से यू हैव टू टेक आउट द पॉइंट्स और इस वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगी कि उन पॉइंट्स को कैसे इलेबोरेट करना है ताकि आपको जब 4 नंबर का क्वेश्चन आए इज़राइल के ऊपर तो आप उस क्वेश्चन को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करके लिख सकें। इज़राइल जो है वो एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है और ये एक बड़ी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी से जुड़ी हुई है। इसकी जो ये कंट्री की जो नेबर कंट्रीज हैं वो सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन है और अगर आप मैप में देखें तो ये येलो जो पार्ट है ये इज़राइल का है। इस क्वेश्चन में आपने इंडिया इज़राइल रिलेशंस नहीं देने, जो आप टर्म 1 में किया आपने वो नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को काइंडली प्लीज अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा हाउ इज़राइल इज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। सो न्यू सेंटर ऑफ पावर जो है दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि जो आपने शीत युद्ध पढ़ा, कोल्ड वॉर पढ़ा या फिर आपने डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पढ़ा, तो कोल्ड वॉर क्या थी? कोल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में थी, यूएसए और यूएसएसआर में। और यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन है उसके ख़त्म होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक सुपर पावर रह गई, वो हमारे पास है यूएसए। तो आज अगर हम बात करें सुपर पावर की तो हमारे पास सिर्फ एक सुपर पावर है, वो है अमेरिका। सो ये अमेरिका जो है इसके सामने कौन सी और कंट्रीज हैं जो टिक सकती हैं या वो अमेरिका की शक्ति को बढ़ने से रोक सकती हैं? ऐसी जितनी कंट्रीज हैं उनको हम बोलते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। और इस चैप्टर में आपने रशिया करना है, इंडिया करना है, इज़राइल करना है, चाइना करना है। तो रशिया के ऊपर भी जो बुक में मटेरियल है वो इस टॉपिक पे रेलेवेंट नहीं है। वो जो आपका मटेरियल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि रशिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर में क्या लिखना है। और इससे ही जुड़ी हुई एक वीडियो जो इंडिया एज न्यू सेंटर ऑफ पावर है वो भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको जो चाइना है वो आपको आपकी बुक किताब में उसके लिए मटेरियल मिलेगा। इज़राइल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, जब यूएसएसआर खत्म हुआ और उसके बाद अमेरिका रह गया, तो 21वीं सदी में अब जो इज़राइल, अगर आप वैसे देखें इज़राइल हरियाणा जितना छोटा है, ठीक है, जो आपकी एक स्टेट है हरियाणा इंडिया में उसके जितना छोटा है इज़राइल। और उस छोटी सी स्टेट को आप एक सुपर पावर या न्यू पावर कह रहे हैं, तो कुछ तो उसमें होगा। अब उसमें क्या है? जो रिसोर्स मटेरियल सीबीएसई ने दिया है उसके बेसिस पे बेटा इसके 3 मेन पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अंडर विच यू हैव टू एक्सप्लेन that how Israel has developed its resources and how Israel has developed under for agriculture and industry. So first we will see that under agriculture इज़राइल की जो एग्रीकल्चर है ये इसकी सबसे बड़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री है। इज़राइल जो है वो फ्रेश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है, वो दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि जो इज़राइल का आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो एक डेजर्ट है, वो एक रेगिस्तान है। वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो खेती बाड़ी के अनुसार नहीं है। वहाँ पर जो पानी है उसकी कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है। बट इन सब मुश्किलों के बाद भी इज़राइल मैनेज्ड
to become a new center of power. That is why we are highlighting agriculture in Israel as its powerful attribute to become a new center of power. सो इज़राइल में सबसे पहले जब इज़राइल ने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को स्टार्ट किया, जिसको बाद में इंडिया ने स्टार्ट किया, और ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया। तो एग्रीकल्चर में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का रेफरेंस आपने देना है। इज़राइल में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें छोटे छोटे फुहारे या स्प्रिंकलर्स लगाकर इरिगेशन की व्यवस्था को बनाया जाता है। अब क्या है, जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन नहीं है, कोई कैनल नहीं है, कोई वाटर सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पर जो फार्मर है वो कुछ कुछ दूरी पे छोटे छोटे फुहारे लगाता है, जिससे वो पानी अपनी हर वो खेत के कोने तक पहुंचा सकता है। फाइन। सो दैट इज द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम विच वाज स्टार्टेड बाय इजराइल एंड ग्रेजुअली इट वाज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। फाइन। सो इजराइल की अगर एग्रीकल्चर में सेकंड अचीवमेंट देखें, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसको वाटर की बहुत कमी है, लेकिन इन्होंने वाटर को जैसे मैनेज किया, उसे जैसे डिसैलिनेट किया या रिसाइकल किया, वो एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। और उसने दुनिया को बताया दैट इट ट्रीट्स 80% ऑफ इट्स डोमेस्टिक वाटर वेस्ट विच इज रिसाइकल्ड फॉर एग्रीकल्चर। 80% जो इनके घरों का इस्तेमाल हुआ हुआ पानी है, उसको ही रिसाइकिल करके ये अपनी एग्रीकल्चर में उसको यूज करते हैं। एंड 50% ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। सो जो भी पानी इनका वेस्ट है जो उसमें से है, तो उसमें से टोटल रिसाइकल करने के बाद दे यूज इट ओवर देयर इन द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में आपने पहले बात की माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की, यहाँ पर आपको बात करनी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, ड्रिप मतलब एक एक ड्रॉप का आना। फाइन। ड्रिप में से एक एक ड्रॉप आता है। सो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है कि जैसे क्यारियों में एक लाइन में 10 पौधे लगे हुए हैं, उन 10 पौधों के साथ में हर पौधे के पास अगर आप पूरी एक ट्यूब लगा देते हैं, पानी की एक ट्यूब लगा देते हैं, और ट्यूब के हर जहां पर पौधा है वहां पर छेद कर देते हैं ताकि हर पौधे की जड़ों को पानी मिले। सो व्हेन यू सप्लाई वाटर by fixing a tube next to the plant and by just pricking the tube so that the water directly reaches to the root of the plant. So ये कैस कब होता है, ये तब होता है जब वाटर का फ्लो बहुत कम है। आप उसको ट्यूबवेल से नहीं खींच सकते, आप उसको ज्यादा फ्लो में खेत में नहीं छोड़ सकते, आपके पास बहुत कम पानी है, तो आप पौधे के पास ही उस ट्यूब के बीच में छेद कर देते हैं ताकि उसकी जड़ों को पानी मिल जाए। तो आपने यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो इजराइल में स्टार्ट किया गया और इसको इफेक्टिवली यूज किया गया वहाँ के फार्मर्स द्वारा। सो वाटर इज अलाउड टू ड्रिप स्लोली टू द रूट्स। फाइन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये इसका एक मेजर पॉइंट है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जहाँ पर एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर है, अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज वहाँ की ऑटोमेटिकली वो डेवलप करेंगी। और इजराइल के बारे में सबसे यूनिक बात ये है कि वहाँ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि उनकी कंट्री ने स्टार्ट की है रूरल डेवलपमेंट में। दैट रूरल एरिया में, जिसको आप कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, कि गांव के लोगों ने अपने घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज शुरू की हैं, छोटा छोटा व्यापार शुरू किया है, जो कि इनके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें किसी कंट्री के स्ट्रॉन्ग होने की, तो हमने बात की कि कंट्री में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है या कंट्री में उसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इसका मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब ये आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, चाहे वो पहला विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या वो सेकेंड विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हमने उसमें देखा कि बहुत सारे राज्य जिन्होंने लड़ाई की वो अपने सैनिक तौर पर बहुत सक्षम थे, वो बहुत मजबूत थे, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, तभी वो वहां पर जाकर उन्होंने वो आपस में लड़े। तो रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि इजराइल में एक रिसर्च हुई
2017 में इज़राइल के एक मिलिट्री हिस्टोरियन हैं येगिल हैंकिन। उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि कुछ समय पहले तक जो कि यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी आर्मीज बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन आजकल अब आने वाले टाइम में देयर इज अ ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ यूरोपियन मिलिट्री फोर्सेस एंड द ट्रबल दिस स्पेल एंड ओल्ड एंड न्यू थ्रेट इमर्जेस। क्योंकि नए खतरे आने से 21वीं शताब्दी, जब आप बात करते हो ग्लोबलाइजेशन की, जब आप बात करते हो कि आजकल बर्ड फ्लू जैसा खतरा है, कोरोना जैसा खतरा है, जो कि सिर्फ एक कंट्री पे नहीं आया, पूरे विश्व पे आया। तो इस तरह के खतरे आने से जो यूरोप की मिलिट्री फोर्सेस थी, वो उनकी पावर कम हो गई। वो कैसे कम हो गई? क्योंकि जो न्यू चैलेंज थे, चाहे वो रशिया की तरफ से आ रहे हैं, टर्की की तरफ से आ रहे हैं, या कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आ रहे हैं। सो जैसे कि द राइज ऑफ रेडिकल इस्लाम है। अब राइज ऑफ रेडिकल इस्लाम ने बहुत बड़ा खतरा जो दिया है, वो दिया है दुनिया की सबसे बड़ी विशाल या फिर सबसे मजबूत या कह लो सबसे अमीर कंट्रीज को। ठीक है, सो दिस इज समटाइम इट इज द होम ग्रोन थ्रेट बाय नाउ, एंड इट्स रूट्स एंड बेस ऑफ ऑपरेशन आर इन मिडल ईस्ट, वेयर द मिलिट्री मसल विल कंटिन्यू टू मैटर। सो मिडल ईस्ट में जो इज़राइल है, उन्होंने इन सब खतरों को भांपते हुए पिछले कुछ देर में अपनी मिलिट्री के ऊपर इतना काम किया है दैट इज़राइल इज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन मिडल ईस्ट among different countries of middle east, that they have a very powerful army. Now how their army is powerful? ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, आपको इसके लिए थोड़े एविडेंसेस, यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंसेस that today Israel boasts one of the technical advanced military stockpile, एंड चाहे आप मानो कि इसकी जो आर्मी है, जो इसकी पावर है, वो टर्की या इजिप्ट की तरह से मजबूत नहीं है, लेकिन जितने हथियार या न्यूक्लियर कैपेसिटी इसराइल के पास है, वो हथियार इसको अनअसेसिबल बनाते हैं। लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसराइल को आज के टाइम पे। जब आपने इंडिया इसराइल रिलेशंस किए थे, तो उसमें ये देखा गया था कि इंडिया ने कितने जो एयरक्राफ्ट हैं वो परचेज किए इसराइल से। सो इज़राइल में एक रिसर्च में ये बताया गया है दैट 2020 में इज़राइल ने अपनी मिलिट्री के ऊपर $22 बिलियन खर्च किए, और इज़राइल जो है वो 12% अपनी जो टोटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें से 12% वो अपनी डिफेंस के ऊपर खर्चता है। अब ये सारा डेटा है जो आपको वहाँ पर बताना है, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको लिखनी है। जब आप लिखेंगे कि इज़राइल जो है वो एक पावरफुल कंट्री क्यों है, आपको ये बताना है कि इज़राइल की जो मिलिट्री है, जिसको हम IDF, आई फॉर इंडिया, डी फॉर दिल्ली एंड एफ फॉर फाइनेंस। सो आईडीएफ के रेफरेंस आप देंगे जब आप इज़राइल की मिलिट्री की बात करेंगे, दिस इज इज़राइल डिफेंस फोर्सेस। और सबसे बड़ी बात इज़राइल की डिफेंस फोर्सेस की है कि इन्होंने बहुत सारी औरतों को रिक्रूट किया इसमें। दे हैव रिक्रूटेड अ लॉट ऑफ women folk in these forces, and a pivotal institution in the country that spent 5.3% of GDP on defense. So 5.3% of its GDP they spend on defense. और ग्लोबल लेवल पे आप ये देखें कि ग्लोबली अगर आप देखें तो 5.3% ऑफ जीडीपी इज द हाईएस्ट ग्लोबली टू स्पेंड देयर ऑन डिफेंस। So the development of sophisticated military technology and equipment takes a large scale of its resources. तो मिलिट्री में इज़राइल जो है वो एक बहुत ही पावरफुल जो है वो कंट्री है, जिसके पास ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक है, और वो अपने जीडीपी का 5.3% जो है वो इस पे खर्च कर रहा है। लास्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे इसराइल के लिए वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगेन जितने भी तकनीकी साधन हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन को जन्म देने वाले हैं, चाहे वो जो है किसी भी नेशन को डेवलप करने वाले हैं, और या फिर किसी नेशन को एज ए इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनाने वाले हैं, तो तकनीकी कारणों का बहुत बड़ा जो है वो रोल है इसमें।
न्यू डेवलपमेंट जो है इज ट्रांसफॉर्मिंग अ वे टू इंटरेक्ट विद वर्ल्ड। आज तुमने किसी से बात करनी है दुनिया में, तुम एक कॉल लगाते हो और अपने कहीं फॉरेन में बैठे हुए दोस्त के साथ बात करते हो, या तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हो, तुम मीटिंग्स करते हो, तुम ऑनलाइन इंटरव्यूज करते हो, तो लोगों को जाना आना नहीं पड़ता। अब टेक्निक जो तकनीक है वो इज़राइल के लिए कैसे एक पावर सिद्ध हुई, या किस तरह से हम कह सकते हैं कि इज़राइल जो है वो टेक्नोलॉजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो इज़राइल जो है इसकी मार्केट सबसे ज़्यादा एडवांस है डायमंड्स में, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स में और फार्मास्यूटिकल्स में। ये तीन चीज़ें हैं जिसका आपको रेफरेंस इस आंसर में देना है। diamonds, high technological equipments and pharmaceuticals which they export at major level to the world। पूरी दुनिया को ये एक्सपोर्ट करते हैं। इस कंट्री में हाईली डेवलप्ड है ये कंट्री इन टर्म ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितनी उम्र तक वो जीवित रहेंगे, उसमें बहुत अच्छी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़राइल में। लोगों को एजुकेशन मिलती है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है वहाँ की। और बाकी भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसके बेसिस पे आप देखते हैं कि एक जो कंट्री है क्या वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो उन सारे के सारे इंडिकेटर्स पर इज़राइल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तौर पर रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आप देखें 2019 में ब्लूम्सबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, ये एक रिसर्च है, ब्लूम्सबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जो 2019 में हुई, इस रिसर्च में इज़राइल को दुनिया के 5वें नंबर की इनोवेटिव कंट्री बताया गया, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एंड रैंक दिस एज द फिफ्थ एट नंबर 5 as a टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नेशन। सो इज़राइल जो है इसके लिए अकॉर्डिंग टू दिस दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इज़राइल में, इट इज़ द डेवलप्ड सेक्टर, it is not under developing, it is already developed। it ranked 13 in world for science output, साइंस की जितनी आउटपुट है उसके तौर पर इसको 13वें नंबर पे रखा गया। इज़राइल को ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एंड एंटरप्रेन्योर पावर हाउस कहा जाता है। ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के तकनीकी साधनों के तौर पर, या एंटरप्रेन्योर पावर हाउस मतलब जो छोटे छोटे व्यापार आजकल लोग करते हैं, जो लोगों के पास खुद की स्किल है, उनके पास एक ऐसी अपनी अनुभव है जिसके बेसिस पे वो एक अपना कारोबार शुरू करते हैं। इन सभी चीज़ों के चलते ब्लूम्सबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में इस कंट्री को 5वें नंबर पे रखा गया है। ठीक है, तो हमने इसमें तीन चीज़ें लिखी हैं। अब आपको एक इंट्रोडक्शन देनी है जिसमें कि आप, अगर आपको इज़राइल पे क्वेश्चन आता है, आप बताएंगे इज़राइल सिचुएटेड कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, फिर आप बताएंगे जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है वो क्या होते हैं, या न्यू सेंटर ऑफ पावर की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों देखने लग गए कि नए नए जो सेंटर हैं वो आए। फिर आप बताएंगे कि इज़राइल जो है वो तीन चीज़ों पर उसकी जो शक्ति है वो टिकी हुई है। पहला उसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, दूसरा उसकी मिलिट्री, और तीसरी टेक्नोलॉजी। इन सब को बताने के बाद में आप कंक्लूजन में देंगे दैट नोटेबली द पिक्चर इज नॉट entirely rosy and Israel will also face some significant challenges in the coming decades, and security concern will remain a prominent feature while domestic tensions could worsen. So, still, Israel boasts an exceptionally strong foundation for future success. So, you can explain there in the conclusion, आप conclusion में लिख सकते हैं कि इज़राइल के लिए सब कुछ, हम ये नहीं कहेंगे बड़ा इजी है। इज़राइल अपने चैलेंजेस को बीट करता हुआ, जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा कि उसने कितने चैलेंजेस को बीट किया, उसके पास जो है रेगिस्तान है, उसके पास पानी की कमी है, पर फिर भी उसका एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डेवलप कर गया। तो इज़राइल के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि इज़राइल जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और आने वाले समय में इसका ये और भी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएगा। तब ही इन सभी कारणों के कारण हम इसको एक न्यू सेंटर ऑफ पावर मानते हैं। फाइन।
So this is regarding Israel students. In next video, I will explain about how Russia or India is a new center of power for which even you don't have a material in NCERT. So you please do watch to that video to learn that what type of questions will be there for such topics. Thank you very much.